गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस के अंदर। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। एक बहुत दुख की बात बस होली वाले दिन ये भी है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा होली आपके लिए बहुत अच्छा त्योहार है। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से मेरे बच्चे। मैंने आपसे वादा किया है 20 अप्रैल तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा। 20 अप्रैल के बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मेरे दिमाग में एक नया प्लान भी आया है। वो प्लान मैं एक छोटी सी वीडियो भी अभी अपलोड करने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को कुछ ऑडियोज भेजूंगा, चैप्टर्स के ऑडियो। मतलब कुछ 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपका पर यूनिट, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 9 यूनिट है, तो कुछ 6-6 मिनट, 7-7 मिनट के अंदर उन यूनिट्स का एक ऑडियो भेजूंगा जो आप लोगों को अपने पास एक सेपरेट फोल्डर बना रखना है। तो अब शायद मैं उसको गूगल ड्राइव से दूं या अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से, ये आपको जल्दी ही बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट हम लोगों ने शुरू किया। तो कंपनीज एक्ट हमारा जो चल रहा है लगभग 6-7 आई थिंक क्लास हो चुकी है। तो पहले क्या करते हैं, सारी की सारी क्लासेस का रिवीजन करते हैं। और आज की क्लास बेटे थोड़ी सी बड़ी लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कंपनीज एक्ट आज की क्लास में मेजरली खत्म हो जाए। इसके बाद जो क्लास बचेगी उसमें थोड़े से टाइम में कंपनीज एक्ट समाप्त करेंगे। तो मैंने आपको जब पहले बेटे अच्छे से रिवीजन सुनना, ठीक है, रिवीजन के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती हैं और पूरा का पूरा टॉपिक आपको याद आ जाता है। आपको आगे पहले तो ये x2 2x पे नहीं चलाना है, इसको सिंपली सुनो। अगर आप नॉर्मल क्लास में बैठे होते तो भी सिंपल सुनते ना, तो नॉर्मल में सुनो, तेज मत भागो, कोई फायदा नहीं है तेज भागने का। क्लियर है? हम लोग तेज भागने के चक्कर में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ओके, स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। तो बेटे मेरे सबसे पहले कंपनीज एक्ट मैंने शुरू किया। मैंने कंपनीज एक्ट में ये बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 आया है। कंपनीज एक्ट 1956 को चेंज करके 1956 वाला एक्ट हुआ करता था, जिसको चेंज करके 2013 वाला एक्ट आया। 2013 वाले एक्ट को लाने के कई सारे रीजंस थे जो कि मैंने पहली इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर समझाया था। एक सत्यम वाला केस भी बताया था और भी कुछ बातें बताई थी कि क्यों कंपनीज एक्ट 1956 को हटाकर 2013 वाला एक्ट लेकर आए। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 470 है और 470 नंबर ऑफ सेक्शन है, 29 चैप्टर और 7 शेड्यूल के अंदर ये पूरा कंपनीज एक्ट कवर्ड किया गया है। अब कंपनीज एक्ट के अंदर सबसे पहली बात कि इस पूरे के पूरे एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जिसके हैंड में कंपनीज एक्ट को चलाने का जिम्मेदारी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे जो है वो रीजनल डायरेक्टर्स हैं। भारत के अंदर टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं और उनके नीचे आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ऑलमोस्ट 25 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भारत में है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर 2-2 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है। महाराष्ट्र के अंदर 2 है, एक मुंबई में, एक पुणे में, और तमिलनाडु के अंदर 2 है, एक चेन्नई के अंदर और एक कोयम्बटूर। ओके, फिर बात करी कंपनी की शुरुआत की, तो कंपनी का एक डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 20। ये कहता है कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी का मतलब वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या 2013 से पहले के किसी भी एक्ट में अगर एज कंपनी आप रजिस्टर्ड हुए थे तो भी आप कंपनीज एक्ट 2013 का ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाओगे। और रजिस्ट्रेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बारे में कुछ हिस्सा मैंने उस दिन बताया था और आज तो इसके लिए पूरा का पूरा, ये देखो हेडिंग आपके सामने बोर्ड पर नजर आ रही है। आज पूरा का पूरा ये टॉपिक ही हम करने वाले हैं, इनकॉर्पोरेशन। बहुत मजा आएगा आपको करने में। फिर मैंने आपको बताया कि 5 ऐसी कंपनीज हैं जो असल में कंपनी होती हैं लेकिन उनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो कौन सी है? एक बैंकिंग कंपनी, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी और स्पेशल एक्ट द्वारा स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, और कुछ कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखी है जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वाली जो कंपनीज है ये असल में कंपनीज हैं बट इनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता।
हाँ, अगर ये अपने एक्ट के अंदर जो इनका सेपरेट एक्ट है उसमें कुछ इनकंसिस्टेंट है तो इनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है। फिर हमने कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर्स की बात करी। मैंने बहुत सारे वैसे फीचर्स है, इंटर लेवल पे आएंगे तो और पढ़ेंगे, बट मेनली आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर जो फीचर्स थे, एक तो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जिसके ऊपर मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, एक सलोमन वर्सेस सलोमन का केस था और एक मकोरा वर्सेस नदर्न एश्योरेंस का। और मकोरा वाला केस मेरे वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और आप सभी से मैंने रिक्वेस्ट की थी आप उन वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, 3-4 मिनट का केस स्टडी है, आपको देखना है। तो कई बच्चों ने वो देख भी लिया है। फिर हमने बात करी अगले कैरेक्टरिस्टिक की, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे लेकिन जो कंपनी है वो फॉरएवर चलती रहेगी। क्लियर है। फिर हमने बात करी कॉमन सील की। कॉमन सील होता है कंपनी का, सील मतलब स्टैंप होता है। 2015 के बाद से कॉमन सील ऑप्शनल हो गया है, पहले मैंडेटरी हुआ करता था, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो कॉमन सील की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, बट कंपनी आज भी कॉमन सील अपने पास रखती है। और फिर हमने बात करी लिमिटेड लाइबिलिटी की। तो बेटे कंपनी की लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होती है। हमने बात करी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो याद करो मैंने बताया था जब भी एक प्रमोटर कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए जाता है तो वो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने के लिए कंपनीज एक्ट ने हमें टेबल दे रखा है। शेड्यूल नंबर 1 में टेबल नंबर ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई। तो अगर मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हूं या गारंटी हूं या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो मैं अकॉर्डिंगली टेबल्स को चुनता हूं। जैसे कि आप 12th क्लास में थे, अगर आपको आर्ट्स लेनी थी तो शायद 12th ए मिला होगा, कॉमर्स लेनी थी 12th सी मिला होगा, साइंस लेनी थी 12th बी मिला होगा। तो यही टेबल्स में भी इसमें मेमोरेंडम के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमने बात करी मेरे बच्चे, थोड़ा सा आगे बढ़े, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स और डायरेक्टर कंपनी के होते हैं जो कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट का फायदा उठाते हैं। वो कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करके अपने पर्सनल बेनिफिट को करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसे काम करता है तो उसके लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील नाम का टॉपिक आया। मतलब पर्दे को उठाकर चेक किया जाएगा कि पर्दे के पीछे क्या है। ऑल वेल। और लुकिंग बिहाइंड द व्हील, रियल पर्सन जिसने ये एक्चुअल काम किया है गलत, उसको पकड़ा जाएगा और उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऑल वेल। यहां हमने 5 केस स्टडी पढ़ी थी, 5 जुडिशियल डिसीजंस पढ़े थे। इन 5 जुडिशियल डिसीजंस में मैंने आपको बताया था एक डीनशॉ बैनर्जी पेटेंट का केस, डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न का केस था, ट्रांसपोर्ट कंपनी का केस था, और था एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी हो गया था। फिर हमने बात करी क्लासेस ऑफ कंपनी की, तो काइंड्स ऑफ कंपनी भी बोल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया आपके लिए क्या, 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 62। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी कहते हैं कि एक सिंगल पर्सन जो है वो कंपनी खोल सकता है। और 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट बिल्कुल नया कंसेप्ट आया है इस कंपनीज एक्ट 2013 में, इससे पहले नहीं था। क्लियर है, एक सिंगल पर्सन कंपनी को खोल सकता है। तो यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक टकराती है, परपेचुअल सक्सेशन। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि मेंबर्स आएंगे मेंबर जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। तो फिर एक ही मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर कंपनीज एक्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक खराब हो जाएगा। इसी वजह से वो लेकर आए नॉमिनी का कॉन्सेप्ट। मतलब ओपीसी के केस में एक नॉमिनी का होना भी जरूरी है। दोनों यानी कि मेंबर और नॉमिनी दोनों के दोनों भारत के रेजिडेंट होने चाहिए और सिटीजन होने चाहिए। रेजिडेंट और सिटीजन होने के लिए आपका 120 डेज भारत में रहना बहुत जरूरी है। क्लियर है। एक बंदा एक ही ओपीसी खोल सकता है, सेकंड ओपीसी नहीं खोल सकता बाय चांस। अगर एक पर्सन 2 ओपीसी का मेंबर बन जाए कोइंसिडेंटली, तो फिर वो 180 डेज के अंदर डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी कंपनी का मेंबर बनना है। ये मैंने आपको ओपीसी को पढ़ाते वक्त कराया था। फिर हम लोगों ने बात करी कि 1 पर्सन कंपनी को कई सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, कई सारे फायदे मिलते हैं, उनको जनरल मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, वो सब हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने बात करी प्राइवेट कंपनी की, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 68।
प्राइवेट कंपनी वो वाली कंपनी होती है जिसका कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है अभी तक प्रेस्क्राइब, मतलब फ्यूचर में होगा। एक सबसे पहले बात इसके अंदर होती है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आपके 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। ज्वाइंट होल्डिंग हो सकती है, क्लियर है? तो ज्वाइंट होल्डर को सिंगल मेंबर माना जाता है। एम्प्लॉइज ऑफ द प्राइवेट कंपनी को अगर मेंबर शेयर मिलते हैं, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर मिलते हैं, तो वो पर्सन एज मेंबर काउंट नहीं होगा। हालांकि मेंबर्स के सारे प्रिविलेजेस उसको मिलेंगे, बट वो मेंबर काउंट नहीं होता। ठीक है, ये वाली बात हो गई। फिर हमने पब्लिक अच्छा कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है प्राइवेट कंपनी के अंदर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर की रेस्ट्रिक्शन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा शेयर ट्रांसफर करने से पहले, क्लियर है? फिर हमने बात करी 2(71) पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब सिंपल, वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता, इसका भी कोई पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड अभी तक नहीं है। कंपनीज एक्ट 1956 में प्राइवेट कंपनी का 1 लाख हुआ करता था, पब्लिक कंपनी का 5 लाख हुआ करता था। अभी दोनों का ही प्रिस्क्राइब नहीं है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर है। और कोई भी सब्सिडरी अगर पब्लिक कंपनी की है तो वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो। ठीक है, ये वाली बात हुई। फिर हमने बात करी 2(85) स्मॉल कंपनी की। स्मॉल कंपनी वो वाली कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए एंड टर्नओवर 40 करोड़ रुपए तक होता है, क्लियर है? फिर हमने लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी की बात करी। लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट के अंदर अपने आप को लिस्ट करवा के रखती है। और अनलिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट के अंदर अपने आप को लिस्ट करवा कर नहीं रखती, क्लियर है? और स्टॉक मार्केट 2 है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फिर हमने होल्डिंग और सब्सिडरी की बात करी। होल्डिंग 2(46), सब्सिडरी 2(87). तो होल्डिंग और सब्सिडरी क्या कहता है? एक ऐसी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर कैपिटल 51% या उससे ज्यादा, या वोटिंग पावर 51% या उससे ज्यादा होल्ड किया हुआ है, तो होल्ड करने वाली कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं, जिसका होल्ड किया उसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। ठीक है बेटे। फिर हमने बात करी डोरमेंट कंपनी की। सेक्शन नंबर 455 ये कहता है कि एक वो कंपनी जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जो अपने किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, या वो कंपनी जिसके पास अभी कोई इंटेलेक्चुअल एसेट्स है, उसका यूज फ्यूचर में करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन आज ले सकती है। ठीक है, उसको डोरमेंट कंपनी कहते हैं। एक इनएक्टिव कंपनी भी था, वो कंपनी जिसने पिछले 2 साल से अपनी एनुअल रिटर्न नहीं भरी है, कोई बिजनेस एक्टिविटीज नहीं करी है, उसको बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। फिर हमने गवर्नमेंट कंपनी की बात करी। गवर्नमेंट कंपनी 2(45) कहता है वो कंपनी जिसने किसी और, मतलब गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी जिस कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट दोनों ने मिलकर, या 2 से ज्यादा स्टेट ने मिलकर 51% या उससे ज्यादा कैपिटल होल्ड कर लिया है, वोटिंग पावर होल्ड कर ली है, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। फिर हमने बात करी फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर होता है, वो फॉरेन कंपनी होती है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। हमने बात करी अगली निधि कंपनी की। निधि कंपनी मतलब सेक्शन 406 कहता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो नोटिफाइड कर रखी है कुछ कंपनीज जो आपस में मिलते हैं, अपने से जो मेंबर्स हैं उनको सेविंग की हैबिट लगवाते हैं, उन मेंबर्स को फायदा पहुंचाते हैं। उन मेंबर्स मतलब कुल मिला के एक छोटी सी सोसाइटी होती है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसको हम निधि कंपनी कहते हैं। फिर हमने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करी है। ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें गवर्नमेंट ने 51% से ज्यादा होल्ड करके रखा हुआ है, वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। क्लियर है जी? तो ये हमारा अभी तक की क्लास है कंपनीज एक्ट की, जो हमने शायद 6 लेक्चर्स पूरे के पूरे कवर किए हैं। उम्मीद है आपको कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर है बच्चे? अब आज की क्लास की बात करते हैं। लिखा है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास को, जरा 1 मिनट। आ जाओ बेटे।
टॉपिक है हमारा मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो जरा बहुत अच्छे तरीके से, आज की क्लास बड़ी अच्छी है आप लोगों के लिए। देखो जी, यहां पर ये बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन का पूरा तरीका क्या है। मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा, डिटेल के अंदर। हालांकि आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको जिस डिटेल में बताऊंगा आपके लिए फिर ये बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटर लेवल के अंदर भी ये चैप्टर है, तो वहां से हल्का सा उठाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए और डीप में समझ में आए। देखो बेटे, मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि कोई एक पर्सन होता है जिसको बिजनेस आइडिया आता है कि वो बिजनेस करेगा। ठीक है, अगर वो बिजनेस आइडिया किसी बंदे ने ये सोचा कि वो कंपनी बनाएगा, तो वो पर्सन जिसको बिजनेस आइडिया आया है उसको हम लोग कहते हैं क्या? कंपनी का प्रमोटर। क्या कहते हैं? कंपनी का प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर मीन्स द पर्सन हु गेट्स द बिजनेस आइडिया टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रमोटर की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 69 के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से सुनना, प्रमोटर कौन होता है। सबसे पहली बात, प्रमोटर मतलब वो बंदा जिसका कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर नाम होता है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं बेटे? जब भी कोई पब्लिक कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराती है, रजिस्टर्ड करवाती है, तो पब्लिक कंपनी स्टॉक मार्केट के थ्रू पब्लिक से पैसा लेती है। आप लोगों को पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो पब्लिक कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा लेती है, तो पैसा लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जारी करना पड़ेगा। जैसे आप बैंक अगर लोन लेने जाओ तो आपको अपने बारे में कुछ बताना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो अपने बारे में अपनी डिटेल बताओगे, अपना पास्ट एक्टिविटी बताओगे, अपनी फाइनेंशियल के बारे में बताओगे। तो ऐसे ही कंपनी भी जब पब्लिक से पैसा लेने जाती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है पैसा लेने के लिए। तो फिर प्रोस्पेक्टस में उस प्रमोटर का नाम लिखा होता है। क्लियर है? दूसरी बात, प्रमोटर जो होते हैं वो जनरली कंपनी के शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स होते हैं। एक बात बताओ, मैं एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, रजिस्टर्ड करवा रहा हूं, तो क्यों करवा रहा हूं? उस कंपनी के अंदर मेजर पोजीशन मेरे ही होगी, मतलब मैं ही कंपनी की मेजर पोजीशन होल्ड करूंगा। जैसे कि अगर आप बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर में रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमोटर की अगर मैं बात करता हूं तो आप ये देखेंगे, ये जो अंबानी है, अंबानीज की होल्डिंग देखें आप कितनी सारी है, प्रमोटर होल्डिंग। कुछ इसको पूरा खोलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में प्रमोटर की होल्डिंग 50.3% के आसपास है। कितनी है? 50.3% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। यानी कि वो पर्सन जिन्होंने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया तो उस कंपनी पे अपना खुद का होल्ड बनाकर रखते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई और पर्सन, कोई बेकार, कोई नाजायज, कोई गलत बंदा जो है वो कंपनी के ऊपर कंपनी को खरीद ना सके या कंपनी अपने नाम पे ना करवा सके। ज्यादातर ये जो काम होता है ये प्रमोटर्स करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री में ये ग्रीन आपको दिख रहा है, ग्रीन 50.3% जो होल्डिंग है ये प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और प्रमोटर्स कौन है? वो खुद अंबानीज है। प्रमोटर्स कौन है? खुद अंबानीज। ऑल वेल, समझ में आ गया? तो कोई भी कंपनी होती है तो वो कंपनी के प्रमोटर्स जब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद कंपनी के मेजर शेयर होल्डर और मेजर डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। और तीसरी बात, या वो बंदा, प्रमोटर मीन्स द पर्सन जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है वो उससे पूछते हैं। क्या करते हैं? प्रमोटर से पूछते हैं। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं भाई, इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक मैंने शुरू किया। इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी, तो वो बंदा है प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स द पर्सन हु गेट्स द बिजनेस आइडिया टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, और वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करता है। प्रोसेस अभी बताऊंगा।
प्रोसेस को शुरू करने से पहले यहां पर क्या है, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में 69 प्रमोटर की मीनिंग बता रखी है। वो बंदा जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम होता है, या जो कंपनी का शेयर होल्डर और डायरेक्टर होता है, या वो पर्सन जो जिससे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट करते हैं। क्लियर है? अब प्रमोटर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है, तो इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बहुत अच्छे से सुनना। सबसे पहले प्रमोटर क्या करेगा, वो लोगों को इकट्ठा करेगा, गैदर पीपल। अगर प्राइवेट कंपनी बना रहा है तो फिर अभी आप पीछे पढ़कर आए हो सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 68, प्राइवेट कंपनी अगर बना रहा है तो 2 मेंबर की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए जो एक कंपनी के अंदर, कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बनेंगे। फिलहाल जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, इन सबको बोला जाएगा सब्सक्राइबर्स। क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइबर। जैसे कि आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो बच्चे आप लोग दूसरे लोगों को भी कहें। वैसे धीरे धीरे मेरे चैनल में ग्रोथ आ रही है और मुझे कई सारे मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, और मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, बच्चे मेरे नोट्स भी ले रहे हैं। मैं ये चाहता हूं ये प्रोसेस जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि जिस कंटेंट पे मैं पढ़ाता हूं उस कंटेंट पे ऐसा नहीं है कि टीचर्स और नहीं पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर्स भी बहुत है, बट इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम टीचर्स ऐसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही टीचर्स ऐसे होंगे जो इस तरीके से कंटेंट की डिलीवरी करते होंगे। इस बात का मैं चैलेंज दे सकता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको इस कंटेंट का अगर बेनिफिट उठाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने की जितने ज्यादा कोशिश करें उतना बहुत अच्छा है। लोगों तक मेरे इस चैनल को पहुंचाएं, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसा कंटेंट सीए फाउंडेशन के अंदर और सीए इंटर लॉ के अंदर ऐसा कंटेंट आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा। और इस बात के बारे में आपको खुद जानकारी है, जो बच्चे मेरे पास अभी पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं कि वो लोग सीए फाउंडेशन में कितना बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है जी। और वापिस आते हैं, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में प्रमोटर सबसे पहले क्या करता है, वो लोगों को गैदर करता है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर, और ओपीसी के अंदर यानी कि 1 पर्सन कंपनी के अंदर कम से कम 1 मेंबर की आवश्यकता है। तो प्रमोटर सबसे पहले इन लोगों को इकट्ठा करता है। तो मेरे प्यारे, ये आपका हो जाएगा सेक्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? सेक्शन नंबर 3। और सेक्शन 3 को अगर आप इंटर में जाओगे तो बहुत बड़े लेवल पर पढ़ोगे, बट यहां छोटा सा है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अगर एक प्रमोटर किसी कंपनी को फॉर्मेट करेगा, बनाएगा, तो फिर 3 कंपनी अगर बना रहा है, मान लो ओपीसी बना रहा है तो उसको 1 मेंबर की आवश्यकता है, पब्लिक कंपनी बना रहा है तो 7 मेंबर की, और प्राइवेट कंपनी बना रहा है तो 2 मेंबर की आवश्यकता है। क्लियर है? तो वो सबसे पहला काम है, वो लोगों को गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा। डन, कर लिया इकट्ठा। अब प्रमोटर का दूसरा काम क्या होगा? प्रमोटर प्रिपेयर करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है? तो सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का है, सेक्शन नंबर 4 जो है वो मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का है। किस चीज का? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जरा ध्यान से सुनना, मतलब अब ये लगा लो इनकॉर्पोरेशन का पूरा टॉपिक यहां पर आपको मैं करवा रहा हूं, देन वी विल, हम बुक पर जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का, याद रखना, चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट? चार्टर। चार्टर मतलब होता है किंग या क्वीन। जैसे लंदन में क्वीन एलिजाबेथ, और आप लोग बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंटों के किंग, बाप। ठीक है, तो मेमोरेंडम एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। मेमोरेंडम की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 56, जिसमें बताया गया है कि मेमोरेंडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ क्लॉजेस होते हैं। वो क्लॉजेस क्या होते हैं? एक तो होता है नेम क्लॉज, ठीक है, एक होता है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज को बच्चे मेरे कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज।
भाई हर एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो प्रमोटर सबसे पहला काम क्या करता है, वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले कंपनी का नाम लेकर आता है आरओसी से, ठीक है। तो नेम क्लॉज, फिर कंपनी का कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड ऑफिस होना भी जरूरी है। भाई कंपनी को कल को कंपनी ने कोई गड़बड़ करी, कंपनी के पास कोर्ट का नोटिस भेजना है, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, या कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कोई रजिस्टर्ड ऑफिस होना भी जरूरी है। तीसरी बात, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज। भाई सिंपल सी बात है, आज एक प्रमोटर जिस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहा है, तो प्रमोटर उस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवाने के बाद पैसों की डिमांड करेगा लोगों से, या तो पब्लिक में तो पब्लिकली करेगा, प्राइवेट है तो प्राइवेटली करेगा। तो जो लोग पैसा देंगे वो ये देखकर देंगे कि कंपनी फ्यूचर में क्या काम करेगी उनके पैसों से, और कंपनी कभी भी उनके पैसों का मिसयूज नहीं कर सकती। मान लो कि कंपनी ने में कोई भी एक्स प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया, तो वाई प्रोजेक्ट के अंदर उस पैसे को बिना मेंबर की परमिशन लिए नहीं यूज कर सकती। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया। फिर मेरा होता है मेरे बच्चे कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में ये बताया जाता है कि एक कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होने वाला है, क्लियर है। मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी रेज कर सकती है अपने लाइफ टाइम में, उसको कैपिटल क्लॉज कहते हैं। फिर बात करते हैं मेरे बच्चे यहां पर सब्सक्रिप्शन क्लॉज की। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मैंने आपको बताया था, अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग, और पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करेंगे, तो उन सबके सिग्नेचर यहां पर होते हैं। और फिर बात होती है लाइबिलिटी क्लॉज की। तो ये जो लाइबिलिटी क्लॉज है, इसके अंदर ये बताया होगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या बाय गारंटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये आप फीचर्स में भी पढ़ चुके हो और क्लासेस ऑफ कंपनी के अंदर भी पढ़ चुके हो। और एक क्लॉज एड ऑन हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जिसको आप बोलते हो नॉमिनेशन क्लॉज, जो कि आया है ये नॉमिनेशन क्लॉज 1% कंपनी के लिए ओनली। अगर 1% कंपनी नहीं है तो सिर्फ ये वाले क्लॉज ही लगते हैं। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बनता है, ये शेड्यूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अलग अलग टेबल्स पे बनाया जाता है। टेबल ए बी सी डी ई, टेबल ए बी सी डी ई डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो फिर सबसे पहला प्रमोटर, बेटा मैं बहुत डेप्थ में जाके बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को ये कंपनीज एक्ट बहुत बच्चों का खेल लगने वाला है। बस ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है, 2 क्लास, एक अभी वाली और एक इसकी अगली वाली, दैट्स इट, आपका कंपनीज एक्ट खत्म। एंड देन मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं पहला चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आऊं, जो पहली बार आपके सिलेबस में आया हुआ है, या नेगोशिएबल लेकर आऊं। उन दोनों में से एक चैप्टर कोई ना कोई उठाएंगे। तो पहला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होगा, वो मात्र 2 क्लास का चैप्टर है, और नेगोशिएबल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो देखते हैं आप लोगों की जो भी, आप लोग मुझे बताएं कि मुझे कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहिए, देन आई विल स्टार्ट वही चैप्टर, ठीक है। तो अब प्रमोटर ने एमओए बनाया। अब एमओए के साथ में प्रमोटर का दूसरा काम होता है, प्रमोटर क्या करता है, अब प्रिपेयर करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेरे बच्चे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन नंबर होता है 5। क्या होता है? सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। याद रखना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मींस जैसे कि हमारे घर के डेली के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। कोई भी एक्टिविटीज अगर हमें करनी है, कोई मेजर एक्टिविटी करनी है, तो हमें अपने फैमिली से, मम्मी से, पापा से पूछना पड़ता है। ऐसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है, तो फिर पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसकी परमिशन देगा, तभी कंपनी बोनस शेयर इशू कर पाएगी, अदरवाइज कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं। सिंपल कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, मीटिंग बुलानी है, ये करना है, डायरेक्टर के बारे में सारे काम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे होते हैं। क्लियर है? तो प्रमोटर ने सबसे पहले काम किया, प्रमोटर ने लोगों को गैदर किया, प्रमोटर ने एमओए और एओए बना दिया। आपको पता है एक बात और, लोगों को गैदर करने से पहले और एमओए और एओए बनाने से पहले भी एक काम प्रमोटर करता है। प्रमोटर पहले आरओसी के पास जाता है, प्रमोटर जाएगा आरओसी के पास,
और पहले कंपनी का क्या लेता है, नाम, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो बनाएगा उन डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी के नाम का होना भी तो जरूरी है। तो पहले आरओसी क्या करता है, वो नाम लेता है। अब ये नाम सुनना कैसे मिलता है, प्रमोटर जब नाम लेने आरओसी के पास जाता है तो स्पाइस प्लस INC32 नाम का फॉर्म भरता है। स्पाइस प्लस INC32। स्पाइस एक फुल फॉर्म बताता हूं, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बिजनेस को अच्छे से इजी वे में चलाने के लिए हर चीज के बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप जो है एक तरीके की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं, जिनके अंदर जाकर आप इजीली अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इफ यू वांट टू incorporate your company, then firstly you have to file incorporation 32 फॉर्म स्पाइस के अंदर जाकर। तो वहां पर सबसे पहले आपको जो है वो नाम मिलेगा। तो जैसे ही आपने नाम के लिए अप्लाई किया प्रमोटर ने, वैसे ही आरओसी 20 डेज के अंदर, जैसे ही आपको नाम मिला, नाम मिलने के 20 डेज के अंदर जो है ये वाली प्रक्रिया को पूरा करना है, मतलब इनकॉर्पोरेशन की पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। तो पहले नाम लिया जाता है, याद रखना, स्पाइस प्लस INC32। डन है बेटे। तो दोबारा से आ जाते हैं, भाई नाम ले लिया, ठीक है। नाम लेने के बाद क्या करा, गैदर किया पीपल को, लोगों को गैदर किया, 1, 2 और 7, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7, ठीक है। प्रिपेयर किया जी MOA और AOA, ये भी कर दिया भाई। अब अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करे जाते हैं और एक डिक्लेरेशन दी जाती है किसी भी एडवोकेट, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी CS या CMA के द्वारा, कि ऊपर डॉक्यूमेंट में दिए गए सारे के सारे चीजें जो है वो ठीक है, ताकि आरओसी को कम जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े। ये CS और CMA जो है वो एक डिक्लेरेशन देते हैं। जैसे आप भी कोई गूगल फॉर्म भरते हो तो एक डिक्लेरेशन देते हो ना, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय माई सेल्फ बाय मी, वो करेक्ट है, ये जो भी बातें हैं वो उसके अंदर लिखी होती है, सही है। तो जी ये सारा काम हो गया। अब प्रमोटर ने सबमिट कर दिया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ठीक है। अब ये सबमिट कहां होता है, जरा ये भी देखें आप, MCA.gov.in, मेरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाकर यहां पर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने का। तो देखें आप यहाँ पर फॉर्म नंबर INC3, मतलब ये कई सारे फॉर्म है। अगर 1 पर्सन कंपनी बनाओ तो ये वाला है 1 पर्सन कंपनी। तो आपको ये सीखना नहीं है, मैंने बस आपको ये बताया हुआ है कि किस तरीके से होता है। जैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आपको करना है तो क्या क्या काम करने पड़ते हैं, सब कुछ MCA की वेबसाइट पर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमने कंपनीज एक्ट की पहली क्लास के अंदर बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है जो पूरे के पूरे एक्ट को क्या कर रहा होता है, एडमिनिस्टर कर रहा होता है। ऑल वेल, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या हुआ कि ये सारी चीजें सबमिट की गई आरओसी को। अब आरओसी क्या करेगा, ये सब कुछ वेरीफाई करने के बाद INC11 में, इनकॉर्पोरेशन 11 में कंपनी को देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो देखो ये जो इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया है ना, ये सेक्शन नंबर 7 है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको कितने सेक्शन बताए, तो ध्यान से सुनना। 3 फॉर्मेशन, सेक्शन 3 फॉर्मेशन। ओपीसी में 1 बंदा, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 बंदा गैदर करता है प्रमोटर। सेक्शन 4 MOA। सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो सेक्शन 6 भी मैं आपको बता ही देता हूं। सेक्शन 6 ये कहता है कि MOA और AOA जो है वो आपस में ओवरराइड ना करें, कंपनीज एक्ट को ओवरराइड ना करें। ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं। जैसे ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन छोटा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन छोटा है कंपनीज एक्ट से। आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसी बात ना लिखी हो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ओवरराइड कर रही हो, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसी बात ना लिखी हो जो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर रही हो। क्लियर है।
अगर कंपनीज एक्ट कहता है कहीं पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मत लिखो कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, आप कंपनीज एक्ट से बड़े नहीं हो। हाँ, अगर कंपनीज एक्ट में लिखा है ओआर पास करना है और आर्टिकल इसको बोल दे कि कंपनीज एक्ट कह रहा है ओआर पास करना है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल दे एसआर पास करना है, तो ये चलेगा। मतलब कि आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मुश्किल बना सकते हो, इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं? एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब कि एंट्रेंचमेंट मतलब होता है मुश्किल बनाना। एक कंपनी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे वीडियो की सीरीज में एंट्रेंचमेंट, मेरे थंबनेल में लिखा होगा एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल, 3-4 मिनट का वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, 3-4 मिनट का है मात्र। ठीक है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक कंपनी मुश्किल बना सकती है, लेकिन कभी भी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट से आगे नहीं जा सकती, ओवरराइड नहीं कर सकती उसको। जैसे कि कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में चेंजेस करना चाहती है तो कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी। रेजोल्यूशन का मतलब होता है बेटे मेरे वोटिंग करनी पड़ती है मेंबर्स की, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेंबर से पूछना पड़ता है, क्योंकि पैसा तो मेंबर ने दिया है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जितने मेंबर्स आए हैं 50% से ज्यादा मेंबर अगर एग्री करते हैं तो रेजोल्यूशन पास। अगर कोई कंपनी ओआर कंपनीज एक्ट में लिखा है उसको एसआर करना चाहती है, मतलब आर्टिकल को मुश्किल बनाना चाहती है, तो मुश्किल बना सकती है। मुश्किल बनाने के लिए भी मेंबर्स की परमिशन चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी है तो 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर मानेंगे कि आर्टिकल मुश्किल बनाना है तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 100% मेंबर एग्री करेंगे तभी आर्टिकल मुश्किल बनेगा, वरना नहीं। सही है। तो सेक्शन 3 फॉर्मेशन, सेक्शन 4 मेमोरेंडम, 5 आर्टिकल, 6 मेमोरेंडम और आर्टिकल ओवरराइड नहीं करेगा, और 7 हमारा क्या है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में क्या है? कंपनी का नाम लेंगे, लोगों को गैदर करेंगे, मेमोरेंडम आर्टिकल बनाएंगे, साइन करेंगे, डिक्लेरेशन दिलवाएंगे, आरओसी को सबमिट करेंगे, आरओसी हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा और उसी के साथ हमारी कंपनी क्या हो जाएगी? रजिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, अभी यहीं तक देखते हैं, फिर और भी बातें वो हम करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो स्टार्ट। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहले प्रमोटर का नाम। प्रमोटर मीन्स द पर्सन, प्रमोटर सेक्शन 2(69) में डिफाइन है, मीन्स ए पर्सन जिसका नाम कहां हो? प्रोस्पेक्टस में हो, और जो कंपनी का शेयर होल्डर या डायरेक्टर हो, या जिसकी एडवाइस से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हो। ये मैंने बताया आपको। फिर सिंपल टर्म्स में यहां लिखा हुआ है प्रमोटर हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर। जिसके दिमाग में आइडिया होता है, बिजनेस आइडिया, वो सारे नेसेसरी स्टेप्स लेता है जो प्रोसेस मैंने आपको बताया। और इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट पर्सन एक्टिंग ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, बैंकर, अकाउंटेंट आर नॉट रजिस्टर्ड रिगार्डेड एज प्रमोटर। अच्छा हाँ, वो पर्सन जिसने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम किया है वो प्रमोटर नहीं होता। जैसे कि एक प्रमोटर ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया तो किसी अकाउंटेंट की भी हेल्प लगी थी कंपनी बनाने में, तो अकाउंटेंट को प्रमोटर नहीं माना जाएगा। अकाउंटेंट तो अपना प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा, बदले में पैसे चार्ज कर रहा, दैट्स इट, ऑल वेल। अब कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, तो फॉर्मेशन सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 क्या कहता है? पब्लिक कंपनी में आपको 7 लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी में 1 लोग चाहिए। ये आपका फॉर्मेशन हो गया, सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया। सबसे पहला फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद द आरओसी। क्लियर है? तो सबसे पहला काम, आरओसी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो। कौन करेगा? आरओसी, सॉरी प्रमोटर। किसको? आरओसी को। किस आरओसी को? जिस स्टेट में आप हो उस आरओसी को, जिस जुरिस्डिक्शन में आपका आरओसी आता है उस वाले आरओसी को। ठीक है। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। The memorandum and article of the company duly signed by all the subscriber to the memorandum। तो ये मैंने आपको बताया था एमओए करवाते वक्त। एमओए में सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है। अगर पब्लिक कंपनी बन रही है तो 7 लोग कम से कम एमओए को साइन करेंगे, एओए को साइन करेंगे। फिर डिक्लेरेशन देंगे कोई एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी से। ये सारी डिक्लेरेशन देने वाले हैं कि ऊपर लिखे हुए सारे के सारे जो मैटर है वो पूरे के पूरे ओके हैं, हमने सब कुछ सही लिखा हुआ है। हर
सब्सक्राइबर से और फर्स्ट डायरेक्टर से डिक्लेरेशन ये लिया जाएगा कि वो लोग पहले कन्विक्ट ना हुए हों किसी भी जगह। कन्विक्शन मतलब पहले कहीं उसको सजा तो नहीं मिली, कहीं उन्होंने पहले कोई कंपनी बनाई थी और वहां पर कोई फ्रॉड किया हुआ था, वो जेल गए हुए थे, आज दोबारा से वो कोई और कंपनी बना रहे हैं और दोबारा से मेंबर्स को लूटेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक उनकी तरफ से डिक्लेरेशन आनी चाहिए कि प्रमोशन करने में, कंपनी को फॉर्मेशन में या कंपनी के मैनेजमेंट में वो कभी भी कन्विक्टेड ना हुए हो, वो कभी भी गिल्टी फाउंड ना हुए हो, कम से कम पिछले 5 सालों के अंदर। गिल्टी मतलब उनको कोई सजा ना मिली हो, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार को दिए गए हैं वो उनकी नॉलेज से, उनके बेस्ट ऑफ नॉलेज से सही दिए गए। क्लियर है? अब रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको देना है आरओसी को, सारे नेम, हर सब्सक्राइबर का नाम, उसका सरनेम, उसका फैमिली नेम, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सब कुछ सबमिट करना है। क्लियर है जी? फिर कहता है द पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स का नाम, एड्रेस, नेशनैलिटी, और बेटे एक बात याद रखना, डायरेक्टर का एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, डिन नंबर। एक कंपनी, एक बंदा 20 कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है सेम टाइम में, अलग अलग 20 अलग अलग कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है। तो कैसे पता चलेगा वो 20 ही कंपनियों का डायरेक्टर है? तो उस डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने से पहले एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है, जिसको आप कहते हो डिन नंबर। ऑल वेल। फिर पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है उसकी कंसेंट कि भाई तू डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है या नहीं है, बिना उससे पूछे आप डायरेक्टर नहीं बना सकते, उसकी कंसेंट लगेगी। फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट क्यों? क्योंकि कंपनी अभी सब इनकॉर्पोरेट हो रही है। अब बाद में आपको क्या हो जाएगा, इशू होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां मैंने आपको बताया था सीओआई आपको मिलता है आईएनसी 11 के अंदर। पेन कभी कभी रुक जाता है बेटे। आईएनसी 11 में अगर सारी चीजें ठीक होगी तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, और जैसे ही सीओआई मिलेगा आपको अलॉट होगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको बोलते हैं सिन नंबर, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर लिखा होगा। ऑल वेल बच्चे, जैसे आपके आधार कार्ड का एक नंबर है, आपके पासपोर्ट का एक नंबर होता है, ऐसे कंपनी का भी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्लियर है जी? तो अगर गूगल पे मिल जाती है सिन नंबर ऑफ द कंपनी, कोई एग्जाम्पल, तो ये देखो, ये कह रहा है सिन नंबर आपका 21 डिजिट होता है, 21 डिजिट का आपका सिन नंबर होता है। जो सेक्शन नंबर 1 होते हैं 21 डिजिट को कुछ इस तरीके से जो है इन्होंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? वैसे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है बट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो एल है या यू हो सकता है, यूएल हो सकता है। एल मतलब लिस्टेड कंपनी, यूएल मतलब अनलिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट 5 डिजिट होते हैं 01631, कोई भी 5 डिजिट होगा। द नेक्स्ट 2 लेटर होते हैं के ए, और नेक्स्ट 4 डिजिट है 2010, मतलब कब रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक है, लास्ट 6 डिजिट, मतलब इस तरीके से ये 21 चीजों को जो है सेक्शन 1 में देखो लिस्टेड अनलिस्टेड, सेक्शन 2 में 5 न्यूमेरिक नंबर होते हैं जो इंडस्ट्री वाइज दिए जाते हैं। सेक्शन 3 में नेक्स्ट 2 लेटर जो इंडियन स्टेट, जैसे कि दिल्ली डीएल होगा, ये के है, के मतलब केरला। क्लियर है? जैसे यहां पर ये ऊपर लिखा था एल, एल मतलब लिस्टेड है, 01631 ये आपको आरओसी देता है अपना एक नंबर, ये इंडस्ट्री वाइज अलग अलग नंबर होते हैं। के ए मतलब केरला, अगर डीएल होता तो दिल्ली होता, एमएच मतलब महाराष्ट्र, 2010 मतलब ये रजिस्टर्ड हुए 2010 के अंदर। क्लियर है? और फिर इसके बाद सेक्शन 5 कहता है 3 लेटर दैट डिनोट द कंपनी की क्लासिफिकेशन करता है। क्लियर है? कौन सी है? लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसे पीटीसी था। ठीक है? और सेक्शन नंबर 6 में 6 न्यूमेरिक डिजिट होते हैं जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो आरओसी आपको देता है। ऑल वेल, तो ये आपका सिन नंबर हो गया। सिन नंबर के बाद अब 4th पॉइंट कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन।
The company shall maintain and preserve at its registered office copies of all document information as originally filled till its dissolution under this act. अब हर एक कंपनी को, ये एक सेक्शन है, सेक्शन 128, ये आप सीए इंटर के अंदर पढ़ोगे। हर कंपनी अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हमेशा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर मेंटेन करके रखती है। हर कंपनी इस साल का बुक्स ऑफ अकाउंट अगले 8 सालों तक हमेशा मेंटेन रहेगा। मान लो 4 साल 3 साल बाद कोई फ्रॉड पकड़ा गया कंपनी को, तो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट हम इजीली चेक कर सकते हैं। फिर ये कहता है अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करके कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है, कोई मटेरियल फैक्ट को अगर छुपाया गया है, तो कंपनी के हर बंदे पर लायबिलिटी आएगी सेक्शन 447 की। और ये सेक्शन 447 हमने पिछली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में किया था। मैंने आपको बोला भी था, आपको नोट्स दिखवाए थे, स्क्रीनशॉट दिलवाया था। तो कोई भी मटेरियल फैक्ट, अगर कोई भी बंदा कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर ये गलत हो जाएगा, उसको 447 लगेगा। और कंपनी अगर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई, कोई भी फॉल्स और इंफॉर्मेशन देके, तब तक पता नहीं लगा, बाद में पता लगा, तो फिर यहां पर भी सेक्शन नंबर 447 लगेगा और हर बंदा लाइबल होगा जिसने ये गलत काम किया। देखो मैं इसको पढ़ रहा हूं। वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन हो गया, बाद में पता लगा कि यार कोई गड़बड़ है, it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing मतलब छुपाना any material मतलब important fact or information in any of the document or declaration filled or made for incorporating such company or by any fraudulent action, the promoter, the person named as the first director of the company and the person making declaration under this act shall each be liable for action। इसीलिए तो ऊपर डिक्लेरेशन ली गई थी सीए, सीएम, एडवोकेट की, फर्स्ट डायरेक्टर की, सब्सक्राइबर की, प्रमोटर की, ताकि कल को कोई मटेरियल आपने छुपाया, फ्रॉड किया, तो फिर आपको सेक्शन 447 के अंदर क्या माना जाएगा, आप पे फ्रॉड का केस चला जाएगा। सेक्शन 447 रट लेना बेटे, मैंने बताया था पूरा। देखो मैंने अलग अलग क्लासिफाई करा हुआ था, एक बार आप अच्छे से पिछली वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन्होंने नहीं लिया हो। फिर ये कहता है ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो बेटे ये ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल होता है मेरे बच्चे NCLT, मतलब ऐसी अथॉरिटीज जहां पर जाकर अगर कंपनी ने कोई गड़बड़ करी, कंपनी के किसी पर्सन ने गड़बड़ करी, कोई डायरेक्टर ने गड़बड़ करी, तो कोई भी मेंबर या आउटसाइडर उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाकर। तो where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the document or declaration filled or made for incorporating such company or by any fraudulent action, the tribunal may on an application made to it on being satisfied that situation so warrant, tribunal order pass कर सकता है जैसा उसको ठीक लगे। ट्रिब्यूनल को जो अच्छा लगेगा ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर पास कर देगा। मैनेजमेंट बदल सकता है, चेंजेस करवा सकता है, मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंज करा सकता है, सारे काम जो है वो ट्रिब्यूनल कर सकता है। बी डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शैल बी अनलिमिटेड, मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगा, क्योंकि कोई भी फ्रॉड और मटेरियल फैक्ट किया है तो वो मेंबरों की जानकारी में अगर हुआ है तो मेंबर्स को बोलेंगे अब आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अपने घर से लाकर लेकर आओ। बेशक वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स थी, तो ये एनसीएलटी के पास पावर है। डायरेक्ट कर सकता है रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द आरओसी, अगर कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया, कोई गड़बड़ करी, तो फिर उनको बोलेंगे नाम हटाओ अपना यहां से, बहुत हो गया तुम्हारा। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप, बंद करवा देगा वो कंपनी को। और पास सच ऑर्डर एज इट मे डीम इट, और ये कुछ ऐसा भी ऑर्डर जो उसको ठीक लगे, मान लो पेनल्टी लगवानी है तो वो पेनल्टी भी लगाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर देने से पहले, ये आपको हर जगह मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और ट्रिब्यूनल जो है वो सारे के सारे कंसिडरेशन ले लेगा। The tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company, including the obligation, if any, contracted or payment of any liability. कंपनी देखेगा, कंपनी पे कोई ट्रिब्यूनल देखेगा कंपनी पे कोई लाइबिलिटी तो नहीं,
तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल पे पावर है, ट्रिब्यूनल ये सारे काम कर सकता है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, मैनेजमेंट चेंज कर सकता है, मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज कर सकता है, मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है, आरओसी को बोलकर कंपनी का नाम हटा सकता है, वाइंडिंग अप करवा सकता है, और भी कोई ऑर्डर जो उसको ठीक लगे। ऑल वेल। अब क्या हुआ, आपको कहां से करवाना है रजिस्ट्रेशन? तो स्पाइस, ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं बस पढ़ रहा हूं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ बिजनेस. In a step towards easing setting of business, MCA has simplified the process of filling of form for incorporation through simplified performa for incorporating company electronically. Spice पे जाओ और आप सारे फॉर्म इजीली फिल कर लो। क्लियर है? तो ये हमारा सेक्शन नंबर 7 हो गया, इनकॉर्पोरेशन। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक काम करते हैं, हम ना सारे सेक्शंस को रिपीट करते हुए आते हैं, मेजर जो पढ़े। सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 20 कंपनी की डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 62 1 पर्सन कंपनी की डेफिनेशन, 2 ब्रैकेट 68 प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, 271 पब्लिक कंपनी की, 246 होल्डिंग कंपनी, 287 सब्सिडरी कंपनी, 26 एसोसिएट कंपनी, 245 गवर्नमेंट कंपनी, 455 डोरमेंट कंपनी, 285 स्मॉल कंपनी, 406 निधि कंपनी। ठीक है, ये हमने करा। फिर मैंने सेक्शन 3 बताया आज की क्लास में, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन नंबर 6 कहता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ओवरराइड ना करे कंपनीज एक्ट को, आर्टिकल मेमोरेंडम को ओवरराइड ना करे, मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट को ना करे। सेक्शन नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन का हो गया। सेक्शन 8 हमने पहले क्लासेस ऑफ कंपनी में पढ़ लिया था, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाला। अब सेक्शन नंबर 9, अब क्या होगा, जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है वैसे ही जितने भी सब्सक्राइबर थे, तो अगर पब्लिक कंपनी थे तो 7 लोगों ने सब्सक्राइब किया था मेमोरेंडम को, प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों ने किया था, ओपीसी के अंदर 1 लोगों ने किया था। तो जैसे ही कंपनी को INC 11 के अंडर में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, वैसे ही ये सारे के सारे सब्सक्राइबर कंपनी के क्या बन जाएंगे, मेंबर्स बन जाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले वो सब्सक्राइबर होते हैं और मिलने के बाद वो क्या होते हैं, मेंबर। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कह रहा है, सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड फॉर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि मेंशन होगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन हु मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, फ्यूचर में जो मेंबर बनेंगे, शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, सच एज रजिस्टर्ड कंपनी शैल बी केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा, कंपनी एक्वायर कर सकती है प्रॉपर्टी, मूवेबल भी इमूवेबल भी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी पे भी केस फाइल कर सकती है, केस कंपनी पे भी हो सकता है। मतलब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सब सेक्शन नंबर 9 में मिल जाएगी कंपनी को। ऑल वेल, ये कुछ छोटे से केसेस हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो अब हमारा इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है, उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। क्लियर है बच्चे? अब मेजरली हम लोगों को पढ़ना है, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल है, बहुत छोटा सा है, 5 मिनट का, एक शेयर्स है, और एक टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो एक काम करते हैं, हम लोग अगली क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा कंपनीज एक्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर अगला करना है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।